सुखार्थी न कुतो विद्या विद्यार्थी न कुतो सुखम त्याजेत विद्यम व त्याजेत सुखम। सुखार्थी न कुतो विद्या सुखार्थी न कुतो सुखम सुखार्थी व त्याजेत विद्यम विद्यार्थी व त्याजेत सुखम। तो इसका अंतर है कि जो सुख के पीछे है वो उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जो ज्ञान चाहता है उसको सुख का जो है त्याग करना पड़ता है। या तो ज्ञान आएगा या तो सुख आएगा। ज्ञान चाहिए तो फिर सुख को त्याग करना पड़ेगा, या अगर सुख चाहिए तो फिर ज्ञान को त्याग करना पड़ेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत धर्मस्य तदात्मद सृजमय। इसका अर्थ ये है सर, फिर से पढ़ो, आपने गलत पढ़ा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत दानम धर्मस्य तदात्मनम सुजर्महम्। इसका मतलब क्या है सर? जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ये जो भारत है वो अपने इसमें अपने असली रूप में आता है, ऐसा है कुछ सर। आई थिंक भगवान के बारे में बात की जा रही है। पूरा पढ़ो ना, पूरा नहीं, आधा ही पढ़ा आपने। हे भावार्थ, हाँ, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचाता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। नहीं बोल रहा हूँ कि आपने संस्कृत श्लोक भी पूरा नहीं पढ़ा, आधा ही पढ़ा। सर 2 ही लाइन है इसमें। उसमें 2 ही लाइन है क्या? लेकिन बहुत बड़ा है वो। अच्छा सर, इसमें 2 ही है इसीलिए मैंने इतना ही पढ़ा। चलो आते हैं हम हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस पर। तो आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं 12 अक्टूबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एडिटोरियल पेज की, इंडियन एक्सप्रेस की एडिटोरियल पेज की, तो उसमें हमको कुछ एडिटोरियल देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर यूरोपियन बूस्टर शॉट जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें बात क्या की जा रही है, म्यूट करो यार, म्यूट नहीं करते हो। अभी इसमें जो यूरोपियन बूस्टर शॉट है इसमें बात की जा रही है जो अलग अलग वेरियस यूरोपियन कंट्रीज है, तो ये यूरोपियन कंट्रीज किस तरीके से इंडिया के काम आ सकती है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। दूसरा है यहाँ पर हाई ऑन ओवररीच। देखिए अभी एनसीबी जो है उसका यहाँ पर सब कुछ चल रहा है ना। एनसीबी के बारे में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले प्रीति आप बताओ मुझे, एनसीबी जो है वो क्या है, किस तरीके से काम करती है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दो मुझे एनसीबी के बारे में। सर इसका फुल फॉर्म नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। सर जो भी ड्रग्स वगैरह के मामले में पकड़े जाते हैं, मतलब जैसे कि ओपियम, गांजा, कोई भी जो सब्सटेंस है इस कैटेगरी के, उसके इसमें पकड़ा जाता है तो फिर उसका जो पनिशमेंट वगैरह है वो करती है सर। मुझे इतना ही पता है सर इसके बारे में। अच्छा प्रद्युमन आप एनसीपी सर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री से अंतर्गत आती है जी, और जी जो ड्रग्स पेडलर्स, ड्रग्स जो ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं ड्रग्स के रिलेटेड जो भी मैटर्स रहते हैं ये सॉल्व करती है। और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसका एक फुल फॉर्म। नहीं और क्या है सर और एस्टैब्लिशमेंट से मैं उसका भूल गया हूँ सर। क्यों? हमने रिवाइज किया है ये ऑलरेडी। यस सर, वो लास्ट वाला था, मैंने वो कॉपी में से लिखा नहीं था। और लास्ट हमारा कौन से आर्टिकल के तहत ये हमें देखने को मिलता है, कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है? एक मिनट, क्या 47 एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? एस्टैब्लिशमेंट का सर नहीं सर, उसका मालूम नहीं। ओके, तो यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट जो है एनसीबी का वो देखने को मिलता है 1986 में।
अभी यहाँ पर एनसीबी जो है क्या हो रहा है, एनसीबी यहाँ पर लोगों को पकड़ रही है, शाहरुख खान का बेटा है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर क्या कर रही है, वो पकड़ रही है, हिरासत में ले रही है। अभी यहाँ पे क्या है कि जो एक्ट है, ठीक है, ये एनसीबी के बारे में तो इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है कि जो हमने अभी यहाँ पर देखी, लेकिन जो मेन है वो है कि यहाँ पर एक्ट क्या बोलता है। अभी देखिए यहाँ पर इनके बारे में अगर देखें, जो यहाँ पर एडिटोरियल लिखा है, ये बता रहे हैं कि ज्यादा हार्श चीजें जो है वो एनसीबी कर रही है, मतलब उनको इतना अरेस्ट करने की ये नहीं है, जेल में डालने का ये नहीं है, बहुत ही हार्श अगर सिचुएशन होती है तो यहाँ पर ये करते हैं। तो बेसिकली अगर एडिटोरियल देखा जाए तो एडिटोरियल में कुछ भी खास नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट है कि जो एक्ट है एक्ट के बारे में पता रहना चाहिए। चलिए मुझे बताइए प्रीति, ये जो एक्ट है यहाँ पर, ये एक्ट के हिसाब से कितने साल की सजा होती होगी, या फिर जेल टर्म होती है, नहीं होती है, या सिर्फ फाइन होता है? सर जेल टर्म भी होती है, फाइन भी होता है। जेल टर्म सर आई थिंक रिवर्स इम्प्रिजनमेंट 10 इयर्स के, ऐसी कुछ 10 या 5 ईयर की सर। ये पूरा एक्ट है, ठीक है। अब इसमें से कुछ चीजें जो है, क्योंकि हमें पता है यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछती है ना, यूपीएससी कोई भरोसा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तो यही निकल सकता है, ये जो एक्ट है, ये यहाँ पर ये एक्ट को क्या बोला जा रहा है, एक्ट को बोला जा रहा है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, ठीक है। ये एक्सटेंड होता है टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहले यही है कि होल ऑफ इंडिया पे होता है या नहीं होता है। सभी सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन सभी सिटीजन जो इंडिया के बाहर भी है, उन पर भी ये एक्ट जो है वो लागू होता है। टू ऑल पर्सन ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, सभी इस पर वो लागू होगा। समझ रहे हो, मतलब अभी जैसे शिप पर एक जने को पकड़ा, तो शिप पर कोई भी व्यक्ति हो, फिर वो भले वो आर्यन खान हो सकता है या फिर डोनाल्ड ट्रंप भी हो सकता है ना, जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, उसमें अगर वो पाया जा रहा है तो उस पर भी ये चीज जो है वो लागू होती है। देन उसके बाद यहाँ पर अलग अलग जो इसकी डेफिनेशन दी गई है, यहाँ पर चरस है, गांजा है। तो ये चरस गांजा क्या है डिटेल में हमको इतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो रहनी चाहिए। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है इससे रिलेटेड, वो हमें देखने को मिलता है फंड के बारे में, कि फंड जो है वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या फिर फंड क्या है। यहाँ पर हमें नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको लेती है। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसके तहत क्या क्या हमें करते हुए देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इलिसिट ट्रैफिक जो होता है नार्कोटिक ड्रग्स का, उसको कम करना, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस या कंट्रोल सब्सटेंस इसके बारे में। देन यहाँ पर जो अब्यूज है नार्कोटिक्स ड्रग का, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का, उसको कंट्रोल करना, आइडेंटिफाई करना, ट्रीट करना, रिहेबिलिटेट करना एडिक्ट्स को। देन उसके बाद यहाँ पर ड्रग अब्यूज है उसको प्रिवेंट करना, जो पब्लिक है अगेंस्ट ड्रग अब्यूज उसमें एजुकेट करना। एंड ड्रग्स जो है यहाँ पर सभी को सही तरीके से, जो भी मेडिकल नेसेसिटी होती है ना, एडिक्ट को जहाँ पर मेडिकल नेसेसिटी चाहिए वहां पर ये सब करना। तो इसके लिए फंड जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है कि फंड जो उसका कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत जरूरी है, मैं आपको पूछूंगा ये चीज, ठीक है, फंड के बारे में कहाँ कहाँ, और ये पूरे जो पॉइंट्स है ये आपको बताने पड़ेंगे। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रोहिबिशन, तो प्रोहिबिशन में कल्टीवेशन ये सब कुछ जो है वो बैन है। देन उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर पनिशमेंट पर। तो पनिशमेंट जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि 3 तरीके के हैं। एक है अगर स्मॉल क्वांटिटी जो है उसमें पाया जा रहा है, स्मॉल क्वांटिटी में है तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो है फॉर 1 ईयर हमें देखने को मिलती है, और 10,000 रुपीज जो है वो फाइन देखने को मिलता है। अब देखिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो है इसमें क्या डिफरेंस है। तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या होता है, जहां पर आपको बाहर निकलने की इतनी इजाजत ना हो, आपको जो कपड़े हैं वो वहीं के पहनने पड़े, है ना, ये सारे जो है, मतलब क्या है कि आपको बिल्कुल वहां पर वहीं का काम जो है वो आपको करना पड़ेगा, कुछ भी करके वहां पे काम आपको जो दिया गया है वो करना पड़ेगा। सिंपल इसमें ऐसा होता है कि आप बाहर जो है आपको जाने की इजाजत दी जाती है कि भाई चलो ये आ गया है, वो त्योहार आ गया, इसका बर्थडे आ गया, चलो जाओ। देन उसके कपड़े के लिए आपको सहूलत मिलती है थोड़े बहुत, मतलब क्या है लिबरलाइज फॉर्म में आपको जो इम्प्रिजनमेंट है वो होती है, उसको हम कहते हैं सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है रिगरस इम्प्रिजनमेंट की, इसमें आपको 1 साल तक की होती है। देन उसके बाद अगर क्वांटिटी यहाँ पर कमर्शियल क्वांटिटी, जो बेचने की क्वांटिटी है, बेचना मतलब कि आप तो डीलर हो गए। ये बेसिकली ये जो एक्ट है ये अमेंड किया गया था फिर से 2001 में। 2001 में अमेंड करने के बाद ज्यादा फोकस जो है वो डीलर्स पे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात की गई है कि जो कमर्शियल क्वांटिटी उससे कम है, लेकिन जो लेस क्वांटिटी उससे थोड़ी ज्यादा है। तो यहाँ पर जो है हमको रिगर इम्प्रिजनमेंट देखने को मिलता है, जो एक्सटेंड किया जा सकता है टू 10 ईयर्स, 10 साल तक का एक्सटेंड यहाँ पर किया जा सकता है,
ठीक है, और फाइन जो है वो यहाँ पर 1 लाख रुपीज तक एक्सटेंड होती है। देन उसके बाद अगर कमर्शियल क्वांटिटी है कि भाई अब आप पैसा कमाने के लिए बेच रहे हो, तो वहां पर जो आपकी सजा रहेगी वो 10 साल से कम नहीं होगी, एंड उसी के साथ 2 लाख रुपए तक का फाइन जो है वो भी आपको जुर्माना यहाँ पर भरना पड़ सकता है। तो अगर एकदम ही छोटा है तो भाई 1 साल तक की होगी, अगर थोड़ा ज्यादा है तो वहां पर 10 साल से कम होगी, और अगर बहुत ही ज्यादा है तो 10 साल से ऊपर होगी। तो ये है जो क्राइटेरियाज है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर प्रूफ जो है वो इकट्ठे करना बहुत जरूरी है। अभी अगर आप देखोगे आर्यन खान का जो केस है, ठीक है, अब आर्यन खान का केस है, इसको जो इतना मीडिया उछाल रहा है, इसमें से हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या निकल सकती है। इंपॉर्टेंट निकल सकती है बेल के बारे में, कि बेल जो है वो कौन कौन से टाइप की होती है। इंटरिम बेल बोलिए, एंटीसिपेटरी बेल बोलिए, नॉर्मल जो हमारा रेगुलर बेल होती है वो बोलिए। तो ये बेल के जो टाइप है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। जो बेल के टाइप पहले भी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। पहली चीज ये निकलती है क्योंकि बेल बहुत चर्चा में चल रही है। दूसरी पॉइंट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो इम्प्रिजनमेंट है, ये जो एक्ट है यहाँ पर, एक्ट के हिसाब से क्या यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो कितनी कितनी सजा होती है। तीसरी चीज जो है एनसीबी के बारे में, एनसीबी जो है वो क्या है, किस तरीके से काम करती है वो। एंड जो चौथी चीज यहाँ पर निकलती है कि ये कौन सी ऑथोरिटी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके कंट्रोल में यहाँ पर ये आती है। तो ये चीज जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। एंड पांचवी चीज जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किसके कौन सी लिस्ट में आता है, मतलब सेंट्रल यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। जो कल हमने यहाँ पर पॉलिटी की जब देख रहे हैं तब हमने देखा था कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कौन सी लिस्ट में आता है। तो इस तरीके से ये जो चीजें यही इंपॉर्टेंट निकलती है, बाकी आप फॉलो करोगे नहीं करोगे कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, तो इतनी चीजें हमारे लिए आर्यन खान के केस से इंपॉर्टेंट निकलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो जुडिशियल कस्टडी है एंड पुलिस कस्टडी है, जिस पर ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है ना, ये इस साल की यूपीएससी में जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी, इस पे भी क्वेश्चन आ गया है। एंड देन पेरोल, पेरोल जो है ये हालांकि इससे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन स्टिल पेरोल जो है वो भी एक जेल से जो चीज है वो इंपॉर्टेंट निकलती है। तो बस इतनी चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और यही चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए चलना पड़ता है। अगर हम एक्स्ट्रा फालतू को करते रहेंगे तो फिर उसमें मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट हो अगर आपको पूछ सकते हो आप। अब यहाँ पर बात की जा रही है पेइंग फार्मर्स नॉट बर्न क्रॉप्स विल वर्क। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फार्मर्स है, ठीक है, फार्मर्स वो यहाँ पर स्टबल बर्निंग के बारे में हमने देखा है। प्रीति मुझे स्टबल बर्निंग के बारे में इंफॉर्मेशन बताओ पूरी। स्टबल बर्निंग ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, मैंने वो पीडीएफ भी शेयर किया। सर स्टबल बर्निंग का वो है, वो जो स्ट्रॉ रहती है वो जलाते हैं तो उससे प्रदूषण होता है, जो विंटर में दिल्ली के उस पर जाता है, क्योंकि उस वक्त जो ITC-Z जो बेल्ट है वो ट्रांसफर हो चुका होता है इस वजह से, और जो विंटर में जो हवा है वो भी कंडेंस हो जाती है इस वजह से। तो फिर तो वो जलाते हैं तो इस वजह से प्रदूषण होता है और वो दिल्ली पर जाता है और विंटर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और सर इसके लिए कुछ ये भी लाए गवर्नमेंट ने इससे बचने के लिए, जैसे कि कुछ फार्मिंग का कंपोस्ट बनाने का था उससे, और एक हैप्पी साइडर नाम की एक मशीनरी भी लाई है। और जो कंपोस्ट मतलब जो ये स्ट्रॉ है वो सभी काट कर लाने की, फिर वहां से उस पर प्रोसेसिंग होगा, फिर उससे फर्टिलाइजर बनेगा जो यूथ को भी ये देगा एम्प्लॉयमेंट, और ये सब था सर। हाँ सर, इससे पॉल्यूशन भी होता है, एक हीट पेनिट्रेशन भी होता है, और एक जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी चली जाती है। जब पॉल्यूशन होता है तो उससे टॉक्साइड जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, उसके कारण मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑर्गेनिक जो रहते हैं कंपाउंड, वजह से जो गैसेस रहती है वो रिलीज होती हैं। तो और हीट पेनिट्रेशन भी होता है ताकि उसकी जो माइक्रोब्स और न्यूट्रिशन। तो ये है, अभी इसमें क्या बोला जा रहा है, जो स्टबल बर्निंग है इसमें ये बोल रहे हैं कि भाई स्टबल बर्निंग के लिए अगर कोई भी फार्मर स्टबल बर्निंग करता है तो अगर आप उसको पनिश कर रहे हो तो ऑलरेडी फार्मर के पास कम पैसे हैं, उसमें अगर आप पनिश करोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा। इसलिए बेटर है कि यहाँ पर सब्सिडी जो है वो आप प्रोवाइड कर दो। तो इसमें ऐड क्या करना है, सिर्फ आपको जो सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है स्टबल बर्निंग का जो मैंने आपको बताया हुआ है, उसमें बस एक चीज जो है वो ऐड करनी है कि भाई सब्सिडीज जो है फार्मर को दे सकते हैं ना जलाने के लिए, जितना पैसा उनको खर्चा आ रहा है। क्लियर है। देन यहाँ पर बात की जा रही है RBI रिकवरी ऑन अनइवन ग्राउंड। यहाँ पर देखिए RBI के मॉनेटरी पॉलिसी की जो है उसके बारे में बात की जा रही है। अभी हाल ही में RBI ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको अनचेंज रखा, और जो स्टांस है वो अकोमोडेटिव स्टांस रखा। अगेन वही चीज हुई है फिर से। तो अब मुझे बताइए प्रद्युमन, RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताओ।
सर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो सर उसके लिए लेके आती है, जैसे कि कोई जैसे रेपो रेट हुआ या फिर रिवर्स रेपो रेट हुआ, उसके लिए लेके आती है। ये एक आरबीआई के द्वारा एक पॉलिसी बनाई जाती है जिसमें कि 3 मेंबर जो रहते हैं आरबीआई की साइड से रहते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट की साइड से रहते हैं। तो ये आरबीआई उसमें जो पूरी जो पॉलिसी रहती है एक जो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से तो रहती है, लेकिन उसमें जो ज्यादातर जो एकोमोडेटिव स्टांस का मतलब जैसे कि कोई भी अगर बैंक से जो रेपो रेट है कितना कट होना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए, उसमें डिस्कशन होता है। तो इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए कौन कौन सी चीज स्टेप जो इम्पोर्टेंट है वो लिए जाते हैं सर। प्रीति, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? सर मुझे नहीं पता है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सबसे पहले तो 6 लोग रहते हैं। यूपीएससी में पूछा गया था कितने लोग रहते हैं। 3 रहते हैं आरबीआई की तरफ से और 3 रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, अभी बीच में गवर्नमेंट के लोग जो है वो नॉमिनेट नहीं किए गए थे, इस वजह से भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी काफी ज्यादा न्यूज में थी। तो यहाँ पर 3 लोग आरबीआई से, 3 लोग यहाँ पर इंक्लूडिंग गवर्नर है। ठीक है, गवर्नर के साथ मिलाकर। देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे देखने को मिलता है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या रोल है। तो इनके 2 रोल, प्रोमिनेंटली 2 रोल जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। पहला है कि जो इन्फ्लेशन है वो टारगेटेड इसमें रहना चाहिए, मतलब 4 ± 2। क्या है कि मतलब 2 से लेकर तो 6 के बीच में, 2% से लेकर 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। और दूसरा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी यहाँ पर होनी चाहिए। अब इसके लिए जो रेपो रेट है उसको वो फिक्स करते हैं अलग अलग तरीकों से, उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। 2 तरीके की पॉलिसीज होती है जिससे कि हम पैसों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की जाती है आरबीआई के द्वारा, फिस्कल पॉलिसी की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट जब टैक्सेस इंक्रीज करती है, टैक्सेस कम करती है, तो उसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। अब आरबीआई अगर अपना रेपो रेट बढ़ाए, रेपो रेट कम करे, तो उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। प्रीति, आप रेपो रेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती हो, रेपो रेट क्या है? सर मैं यही आपको पूछने वाली थी। ओके, तो रेपो रेट देखिए, नहीं रुको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले यहाँ पर सबसे पहले तो जो आरबीआई है वो हमको देखने को मिलता है, जिसको बैंकर्स बैंक कहा जाता है, बैंकर्स बैंक। देन उसके बाद यहाँ पर आती है एक बैंक। अब यहाँ पर आते हैं, समझ लो यहाँ पर है प्रीति, ठीक है, और यहाँ पर है प्रद्युमन। अब प्रीति ने क्या किया, प्रीति को कुछ पैसे मिले या फिर उनके जो हस्बैंड को सैलरी मिली, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैंक में जमा कर दिया। किसमें? बैंक में जमा होते हैं पैसे, है ना। तो समझ लो कि यहाँ पर 1 लाख रुपए जो है बैंक में जमा हो गए। अब ये बैंक 1 लाख रुपए पर प्रीति को कोई इंटरेस्ट के हिसाब से, अब 3% इंटरेस्ट से चल रहा है तो उस हिसाब से ज्यादा पैसा देगा, बराबर। 1 लाख ही देगा क्या? नहीं, उससे ज्यादा पैसे प्रीति को मिलेंगे। लेकिन ये जो बैंक है जो एक्स्ट्रा पैसे प्रीति को दे रहे हैं, तो ये क्या समाज सेवा कर रहे हैं बैंक? बैंक बोल रही है नहीं 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 यार, प्रीति ने इतने मेहनत से यहाँ पर पैसे जमा किए हैं तो हम इसको थोड़े ज्यादा पैसे वापस देते हैं। ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं होगा। तो ये जो पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है, बैंक क्या करता है? बैंक कमर्शियल एक्टिविटीज करता है, बैंक बिजनेस करता है, बैंक प्रॉफिट कमाता है। कैसे कमाएगा? तो यहाँ पर प्रद्युमन जो है वो आ गया। प्रद्युमन ने बोला कि मेरे को लोन चाहिए। अब बैंक बोले कि ठीक है भाई, अब हम यहाँ पर प्रीति को 3% इंटरेस्ट रेट पर पैसा वापस देने वाले हैं, तो एक काम करते हैं, प्रद्युमन को हम लोन देते हैं 5% इंटरेस्ट रेट पर। अब क्या होगा, यहाँ पर प्रद्युमन से ज्यादा पैसा बैंक कमाएगी, 5% इंटरेस्ट रेट पर कमाएगी, और फिर प्रीति को 3% इंटरेस्ट रेट पर दे देगी। बीच का पैसा किसको मिल रहा है? बैंक को मिल रहा है। प्रॉफिट ही प्रॉफिट, जबरदस्त तरीके का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से बैंक जो है वो अपना व्यवहार करती है। अब प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि समझ लो प्रद्युमन के साथ साथ अब अनिल जो है, पंकज जो है, वो भी यहाँ पर आ गए लोन लेने के लिए। अब बैंक के पास तो 1 लाख रुपए है, अब यहाँ पर इसको भी 1 लाख चाहिए, इसको भी 1 लाख चाहिए। तो अब बैंक क्या करेगी? तो बैंक जाती है आरबीआई के पास, बैंकर्स का बैंक है। आरबीआई को बोलती है भाई मेरे को थोड़े पैसे देते हो क्या, मेरे को बाकियों को बांटना है। तो आरबीआई बोलेगा बिल्कुल ले लो, कितने चाहिए? बैंक बोलेगी 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए आरबीआई ने दे दिए। अब 2 लाख रुपए आरबीआई जो दे रहा है उससे बैंक जबरदस्त प्रॉफिट कमाएगी 5% इंटरेस्ट रेट पर। तो आरबीआई फुकट में पैसा देगा क्या? नहीं देगा। आरबीआई बोलेगा भाई मेरे को वापस करोगे तो मेरे को तुमको 2 लाख रुपए वापस नहीं करने, मेरे को तुमको 5% इंटरेस्ट रेट पर ब्याज के हिसाब से पैसे वापस करने। समझ में आ गया? तो ये जो होता है, ये जो अमाउंट है, ये जो रेट आरबीआई चार्ज करती है बैंक को, उसको हम कहते हैं रेपो रेट। समझ में आ गया? किसको रेपो रेट कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। अब ये रेपो रेट जो होता है, ये रेपो रेट कितना डिपेंड करता है, क्यों यहाँ पर रेपो रेट कम करने या ज्यादा करने से कोई डिफरेंस होता है? तो देखो यहाँ पर 5% इंटरेस्ट रेट रखा है आरबीआई ने,
तो यहाँ पर बैंक जो है 5% ब्याज दर पे अनिल और प्रद्युमन को देगी क्या? प्रीति बताओ। नहीं सर। क्यों? क्योंकि अगर 5% भी देगी तो पूरे पैसे आरबीआई को देने पड़ेंगे, कोई उनको प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो बट ऑब्वियसली यहाँ पर 5% से ज्यादा हो रखेंगे, यहाँ पर समझ लो 7% रखेंगे, बराबर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। हाँ, तो 7% इंटरेस्ट रेट पर रखेंगे। मतलब आरबीआई ने जो बैंक को पैसे दिया 5% पर दिया, बैंक ने जो पंकज को पैसे दिए वो 7% पर दिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, बैंक को प्रॉफिट मिलेगा, फिर आरबीआई को 5% का दे देगी। अब समझो कि यहाँ पर अगर आरबीआई 5% से 7% कर देती है तो बैंक को यहाँ पर 7% से 9% करना पड़ेगा, बराबर है? अब जब 9% बैंक करेगी तो पंकज क्या बोलेगा, ठीक है यार मेरे को इतने हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन नहीं चाहिए, मेरे को लोन नहीं लेना है। अब पंकज जब लोन लेगा तो क्या वो अपने जेब में रखने के लिए लेगा सिर्फ कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ दिखाने के लिए? नहीं, वो उसे कुछ चीजें खरीदेगा, हो सकता है घर खरीदे, हो सकता है गाड़ी खरीदे, है ना? तो ये क्या होता है, ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। जब इन्वेस्ट किया जाता है तो उससे क्या होगा, पैसा अगर ज्यादा लोग खरीदी करेंगे तो क्या होगा, चीजों की डिमांड बढ़ेगी। चीजों की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बराबर है? महंगाई बढ़ेगी। लेकिन इन्फ्लेशन का टारगेट है भाई कि 6% के आसपास रहना चाहिए, है ना? 6% के पास रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर 6% के पास रहना चाहिए। तो अगर ज्यादा पैसा लोगों के हाथों में गया, अगर कम ब्याज दर पर लोगों को पैसे मिलते रहे, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर 6% ज्यादा जाएगा। तो 6% ज्यादा अगर जाता है तो आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ाएगी या कम करेगी? बताओ प्रीति, बढ़ाएगी या कम करेगी? सर बढ़ाएगी। बढ़ाएगी, जिससे क्या होगा कि बैंक अपने ब्याज दर बढ़ाएंगे और लोग जो है वो लोन नहीं लेंगे। और अगर अपना इन्फ्लेशन जो है बहुत कम आ रहा है, इन्फ्लेशन समझ लो अगर 2% आ रहा है, तो फिर आरबीआई अपना ब्याज दर बढ़ाएगी या कम करेगी? मतलब रेपो रेट बढ़ाएगी या कम करेगी? कम करेगी सर। कम करेगी, जिससे अपने बैंक अपने ब्याज दर कम करेगा और अपने आप यहाँ पर जो लोग हैं उनके हाथ में ज्यादा पैसा जाएगा और यहाँ पर जो लोग हैं वो ज्यादा अपना पैसा जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। समझ में आया रेपो रेट किस तरीके से काम करता है? अभी यूपीएससी में एग्जाम में ये आया है, अभी हम इकोनॉमी के लेंगे जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे उस पे कि भाई रिसेशन आया तो क्या होता है, या फिर अगर महंगाई बढ़ गई तो क्या होता है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं। तो इफेक्ट क्या होते हैं इस पर काफी क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछता है। तो इसलिए हमारा एनालिटिकल होता है कि भाई अब अगर इन्फ्लेशन जो है, अभी आरबीआई ने अपना स्टांस अकोमोडेटिव, अकोमोडेटिव मतलब क्या है, दो तरीके के ये होते हैं, एक होता है डोविश और एक होता है हॉकिश। डोविश मतलब क्या है कि भाई हम हमारा रेपो रेट कम करने की कगार पर है कि अगर जरूरत पड़े हम कम कर देंगे। हॉकिश मतलब होता है कि हम बढ़ाएंगे, अभी भले ही हमने अनचेंज रखा हुआ है लेकिन अकोमोडेटिव स्टांस है मतलब क्या है, हम कम कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पर इन्फ्लेशन कम चलेगा ये देखा जा रहा है, इन्फ्लेशन आगे जाकर बढ़ाने के लिए आरबीआई ने ये स्टांस अपना रखा है। समझ में आ गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आरबीआई का? ठीक है प्रद्युमन, आप बताओ आपको कुछ बोलना है? ओके, तो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इस तरीके से हमको एडिटोरियल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। प्लस अगर हम देखते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन में, तो एक्सप्लेन सेक्शन में यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला हम एक साथ ही देख लेंगे पूरा का पूरा। एंड बात कीजिए अगर राजस्थान मैरिज रजिस्ट्रेशन बिल की, तो ये वाला एक्ट जो है हम देखने वाले हैं कि क्या यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। चलो यहाँ पर सबसे पहले हम राजस्थान मैरिज रजिस्ट्रेशन बिल की बात करते हैं। तो पंकज लेट क्यों हुआ आपको? सर मैं हॉल में बैठा था, मुझे लगा कि मुझे आवाज नहीं आया सर मोबाइल का। अरे ऐसे सॉरी कैसे यार, लेट मतलब कमाल करते हो। नहीं सर, वो मोबाइल साथ में रहता है। हो गया क्या, मोबाइल आवाज नहीं आया? हाँ सर, वो अनम्यूट करके रखा था, मुझे लगा मैसेज वगैरह कॉल वगैरह आया तो अंदर आ जाऊंगा। जब आपको पता है कि अपन 8:30 के आसपास जो है लेक्चर शुरू करते हैं तो आपको मोबाइल पास में रखना चाहिए ना। हाँ सर, हाँ सर, अगली बार नहीं होगा सर ऐसा। ओके, चलो मैरिज रजिस्ट्रेशन बिल जो है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बैकग्राउंड अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है बिल जो है लास्ट मंथ राजस्थान असेंबली के द्वारा पास किया गया। इसमें उन्होंने 2009 का जो लॉ है उसको अमेंड किया, जहाँ पर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन जो है मैरिज का वो करना जरूरी है। मतलब अगर आप शादी कर रहे हो तो आपको रजिस्टर करना मैंडेटरी रहेगा, जिसमें अब चाइल्ड मैरिज जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब स्पेसिफिकली चाइल्ड मैरिज नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमें एज से पता चलता है कि चाइल्ड मैरिज को भी वो बता रहा है। ये जो एक्ट है मतलब उसको भी रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो गई, क्योंकि हमारा जो लॉ है, हमारा लॉ क्या कहता है कि भाई यहाँ पर जो चाइल्ड मैरिज है वो नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड मैरिज को हम बैन कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो रजिस्टर करने को कैसे बोल सकते हैं? तो अब यहाँ पर अमेंडमेंट जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है, अमेंडमेंट यहाँ पर क्या बोलता है?
तो अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि राजस्थान कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मैरिज बिल 2021 यहाँ पर अमेंड करता है सेक्शन 8 को, जो डील करता है ड्यूटी टू सबमिट मेमोरेंडम। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन जो है बताना पड़ेगा। अब अमेंडमेंट के पहले क्या था? अमेंडमेंट के पहले ये था कि पार्टीज जो है नॉट कंप्लीटेड एज ऑफ 21 ईयर्स एंड पेरेंट्स, यहाँ पर जो अगर इन्होंने 21 साल की उम्र कंप्लीट नहीं की है तो जो पेरेंट्स है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि मेमोरेंडम जो है वो सबमिट करे। लेकिन अमेंडमेंट के बाद क्या? अमेंडमेंट के बाद इन्होंने बोला कि यहाँ पर ब्राइड ग्रूम जो है उसने 21 ईयर्स कंप्लीट नहीं की हो, और अगर ब्राइड जो है उसने 18 साल की उम्र कंप्लीट। अब हमारे यहाँ पर शादी की एज क्या है? पंकज बताओ, शादी की एज क्या है हमारे यहाँ पे? 18 ईयर सर, लड़की के लिए, और लड़के के लिए 21 ईयर। अच्छा, आप कितने साल के हो? 25। आपकी शादी हो गई? नहीं सर। अरे ऐसे कैसे? आपने कंप्लीट कर लिया, फिर क्यों नहीं की शादी? सर कुछ तो सेटल होना चाहिए ना सर, अभी कौन देगा लड़की मेरे को। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, 18 साल जो है वो है फीमेल के लिए और 21 साल जो है वो है मेल के लिए। इससे ये साबित होता है कि भाई जो घर संभालने के लिए जो लड़की है वो 18 साल में ही सक्षम हो जाती है, लेकिन लड़के को लड़की संभालने के लिए 21 साल तक जाना पड़ता है। 18 साल में लड़की संभाल नहीं सकता। तो ये जो चीज है वो हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है? सीधा सीधा बोला जा रहा है कि भाई अगर ये कंडीशन से नीचे है, मतलब 18 साल से नीचे है लड़की, 21 साल से नीचे है लड़का, तो आपको रजिस्टर जो है वो यहाँ पर करना पड़ेगा। सीधे सीधे चाइल्ड मैरिज जो उसके बारे में बोला जा रहा है। तब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिससे कि गवर्नमेंट यहाँ पर विक्टिम्स तक पहुंच सके। चलो प्रीति, मुझे बताओ अभी आप कि हमारे यहाँ पर मतलब इंडिया में क्या चाइल्ड मतलब जो शादी अगर हो जाती है, ठीक है, अगर इंटरकोर्स होता है, मतलब 18 साल से कम लड़की का इंटरकोर्स होता है, तो उसके लिए क्या शादी के बाद भी क्या उसको रेप कंसिडर किया जाता है? सर मुझे लगता है शादी के बाद नहीं, बट सर कुछ एज का भी क्राइटेरिया है आई थिंक, बट नहीं किया जाता है। अभी ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। न्यूज में क्या था कि यहाँ पर जो कोर्ट है उन्होंने बोला कि अगर शादी हो गई है उसके बाद वो जो रेप चार्जेस है वो नहीं लगा सकती है हस्बैंड पे। माइनर अगर गर्ल है, माइनर गर्ल अगर यहाँ पर सेक्स होता है तो वो रेप जो है वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमको देखने को मिलती है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो बेसिकली यहाँ पर हमको देखने को मिलता है अंडर सेक्शन 9 प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज, इसमें मेल अडल्ट जो है वो पनिशेबल रहेगा, उसको 2 साल तक की सजा होगी अगर वो 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी करता है। फाइन होगी 1 लाख रुपए। अंडर सेक्शन 10 जो है यहाँ पर है कि चाइल्ड मैरिज जो भी यहाँ पर करा रहा है उसको भी यहाँ पर सजा जो है हो सकती है 2 साल तक की। फाइन जो है वो 1 लाख तक का जा सकता है। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने बोला था कि इंटरकोर्स अगर होता है माइनर गर्ल के साथ इवन अंडर मैरिज वुड अमाउंट टू रेप। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीजें इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यूरोपियन बूस्ट शॉट, यहाँ पर यूरोपियन जो है कैसे हमें हेल्प मिल सकती है। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन जो है इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल साबित हो सकते हैं। कैसे? इकोनॉमिक वेट के लिए, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ के लिए, नॉर्मेटिव पावर के लिए। यहाँ पर जाने लायक कुछ भी नहीं है, बस ये है कि भाई हमें यूरोपियन कंट्रीज से काफी फायदा है। जैसे डेनमार्क अगर हम देखते हैं जिसकी सिर्फ 6 मिलियन लोग है, वो यहाँ पर सिग्निफिकेंट ग्रीन पार्टनरशिप जो इंडिया के साथ वो स्टैब्लिश कर सकते हैं। लक्समबर्ग अगर हम देखते हैं तो ग्रेट फाइनेंशियल क्लाउड ला सकता है। नॉर्वे मेरीटाइम टेक्नोलॉजी ला सकता है। एस्टोनिशिया साइबर पावर ला सकता है। एंड यहाँ पर चिजिया डीप स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर दे सकता है। यहाँ पर लाने का मकसद ये है, ये वाला ट्यूटोरियल, कि अब आपको ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से मुझे आपके लिए होमवर्क है कि आपको ये जो कंट्रीज यहाँ पर मैंने लिखी हुई है यूरोपियन कंट्रीज, इसकी जो लोकेशन है, देन उसके बाद जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है, कौन कौन सी लैंडलॉक कंट्री है, कौन कौन सी सी को टच होती है, उसी के साथ साथ वहां पर इसको लग के कोई स्ट्रेट जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये सारे जो पॉइंट्स है ये आपको मुझे बताने हैं। ठीक है, ये सारी कंट्रीज के बारे में क्लियर है पिक्चर पूरा का पूरा। अब यूरोपियन यूनियन जो है इंडिया अगर हम देखते हैं तो उसके साथ काफी सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन ला सकता है, रूल बेस्ड ऑर्डर को प्रमोट कर सकता है, फॉरेन पॉलिसी कोऑर्डिनेट कर सकता है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है ये कर सकता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हमारे इंटरव्यू के लिए बोलिए या प्रीलिम्स के लिए बोलिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देन उसका द हिंदू का एक एडिटोरियल है, द हिंदू का एडिटोरियल, जहां पर बात की जा रही है टैकलिंग द क्लाइमेट क्राइसिस। सीधे यहाँ पर सोल्यूशन बताए गए क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें जीएस पेपर 3।
यहाँ पर बैकग्राउंड में अगर हम देखते हैं, रिसेंटली यहाँ पर आईपीसीसी जो है उसने यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसने वार्न किया इंडिया को बहुत इंटेंस हीट वेव के अगेंस्ट में, हेवी मानसून के अगेंस्ट में और वेदर एक्सट्रीम जो है फ्यूचर में जो हो सकता है उसके अगेंस्ट में। अब यहाँ से दो चीजें इंपॉर्टेंट निकलती है जो आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है? सबसे पहले तो आपको आईपीसीसी जो है उसके बारे में बताना है, दूसरा आपको हीट वेव जो है उसके बारे में बताना है। तो अभी अगर मुझे कोई बता सकता है तो माइक अनम्यूट करके बताओ। ओके, कोई नहीं बता सकता है। चलो, आपके लिए होमवर्क है आईपीसीसी और हीट वेव, ठीक है। इस पे ऊपर डिस्कशन हम करेंगे हमारे रिवीजन लेक्चर में। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है 2021 का, उसके हिसाब से इंडिया को 7 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज जो है वेदर एक्सट्रीम में उसमें डाला गया है। तो अब क्या किया जाना चाहिए, क्या हम इसमें कर सकते हैं, सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो है कि हमें प्रिपेयर्डनेस बढ़ानी पड़ेगी। जो भी डिजास्टर होता है, जो भी डिजास्टर है, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो कोर्स है उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किए हुए हैं क्या क्या चीजें लगती है, लेकिन यही सारा है कि हमें प्रिपेयर्डनेस जो है वो बढ़ानी पड़ेगी हाई क्वालिटी मेट्रोलॉजिकल डेटा के साथ। अगर हमारे पास डेटा प्रॉपर रहता है तो अपने आप चीजें जो है सॉर्ट हो सकती है। अर्ली वार्निंग सिस्टम को हम इंप्रूव करें तो अपने आप पता रहेगा कि भाई हीट वेव आने वाली है, तो अपने आप उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। दूसरी चीज है कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो यहाँ पर रहनी चाहिए। नेसेसरी है कि वेल फंक्शनिंग मार्केट जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए वो हम करें, ताकि क्या है कि जो एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है, एनवायरमेंट को खराब कर रहा है, प्रोडक्ट ही हम इस्तेमाल ना करें, ठीक है। देन तीसरी चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए। गवर्नमेंट यहाँ पर नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट नहीं कर सकती है। नई टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर में बोलिए, हेल्थ में बोलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में बोलिए, ये अगर हम करते हैं तो अपने हमारा डेवलपमेंट जो है वो अच्छे तरीके से हो सकता है। फोर्थ चीज है कि मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज फॉरेस्ट की वजह से होता है, फॉरेस्ट हम डिग्रेड कर रहे हैं। अभी हाल ही में नवी मुंबई की एक न्यूज है। नवी मुंबई में क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर नवी मुंबई में काम करने वाले लोग हैं वही यहाँ पर मैंग्रोव्स में पूरा कचरा जो है फेंक रहे थे, जो कचरा आ रहा है, और वहां पर बोर्ड लगाया गया है कि कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर अगर आ रहे हैं तो कचरा ना फेंके। स्टिल वहां पर कचरा जो है फेंका जा रहा है, और वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ वो वीडियो जो है वो काफी ज्यादा ये हो गया है। तो इस तरीके से क्या है, मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देन यहाँ पर ट्रेडिशनल नॉलेज और साइंटिफिक एविडेंसेस यहाँ पर ब्लेंड करना चाहिए, साथ में मिलकर काम करना चाहिए। लोकल और नॉन स्टेट एक्टर जो है उनको भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है। नॉन स्टेट एक्टर मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं है, एनजीओ बोलिए, अलग अलग जो होते हैं वो सब यहाँ पर आते हैं नॉन स्टेट एक्टर में। तो उन्होंने भी यहाँ पर लोकल इसके साथ काम जो है वो करना चाहिए। एंड उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि मेजर सोशल प्रोटेक्शन स्कीम जो है क्लाइमेट प्रूफ रहना चाहिए, जिसमें रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, एडॉप्टिव कैपेसिटी जो रूरल हाउस होल्ड के लिए उसको यहाँ पर एनहांस किया जाना चाहिए। एंड सिक्स्थ आता है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। इफेक्टिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो भी यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाना चाहिए, जिससे कि पता चले हमको कि ये हो रहा है तो भाई अब ये चेंज करने की जरूरत है, मिड कोर्स में भी अगर हमें चेंज करने की जरूरत पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अभी यहाँ पर एक एडिटोरियल है कि नेक्स्ट स्टेप टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हेल्थ। अभी मुझे बताओ आप पंकज कि राइट टू हेल्थ क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या ये प्रोटेक्टेड है कहीं पर किसी आर्टिकल में? हाँ सर, आर्टिकल 21 में है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आर्टिकल 21 में प्रोटेक्टेड है? हाँ सर। कंफर्म? हाँ सर, राइट टू हेल्थ है प्रोटेक्टेड, आर्टिकल 21। आप बताओ। आर्टिकल 21 में है सर। ओके, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है कि ऑफन ब्लेस्ड एंड इवन नेसेसरी फॉर कलेक्टिव हीलिंग फ्रॉम सफरिंग। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि प्रेजेंटली हेल्थ केयर जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अब 2020 में जब कोरोना बहुत ज्यादा आ रहा था तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये बोला गया कि जो राइट टू हेल्थ है ये प्रोटेक्टेड है एज अ फंडामेंटल राइट। इसीलिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इफेक्टिव और लोग अफोर्ड कर सके वो यहाँ पर उनको जो सेहत के लिए हेल्थ से रिलेटेड चीजें जो है वो देनी चाहिए। अब यहाँ पर जो ऑथर है उन्होंने ये जो राइट टू हेल्थ है इसको 3 तरीकों से यहाँ पर देखा है, 3 तरीके के सिटीजन से। पहला है फार्मर्स, दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, तीसरा है वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जब बात कर रहे हैं फार्मर्स की, फार्मर्स प्राइमरी प्रोटेक्टर है हमारे फंडामेंटल राइट के। कैसे? राइट टू लाइफ के। क्यों बताइए प्रीति, क्यों? सर आई थिंक वो पूरा जो ये होता है खाना पानी वही बनाते हैं, तो सर इसी वजह से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें जीने के लिए चाहिए, खाना जो है वो बना के दे रहे हैं, तो हमारे प्राइमरी प्रोटेक्टर हो गए। लेकिन जब हम बात करते हैं उनके राइट टू लाइफ की, तो वो वहां पर सस्टेन नहीं हो पाती है, वो वहां पर प्रॉब्लमेटिक हो जाती है।
तो वो यहाँ पर सही तरीके से होनी चाहिए। मतलब जो फैमिलीज है, सीवियर इलनेस होता है, डिसीजेस होते हैं, तो उसमें कोई भी उनको साथ नहीं देता, कोई भी वहां पर काम नहीं आता है। दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज वर्कर की, तो उनको सोशल सिक्योरिटी जो है वो नहीं मिलती है, उनको प्रॉपर जो गाइडेंस चाहिए होता है वो नहीं मिलता है, दवा खाने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं वो नहीं मिलता है। तो अगर हम राइट टू हेल्थ जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में लेकर आ जाते हैं सही तरीके से, तो ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। फार्मर्स को वो चीजें जो सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है उनको देना पड़ेगा। विमेन एंड चिल्ड्रन अगर हम देखते हैं तो उनकी भी कंडीशन जो है काफी खराब रहती है, उनको भी यहाँ पर जो है सही तरीके से गवर्नमेंट को सब कुछ देना पड़ेगा। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बेसिकली राइट टू हेल्थ जो है ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको सीधा एग्जाम में इसके बारे में आ सकता है।